नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे थे, 49 हो गया था हम लोग से, और 49 के सबसेक्शन 12 सबसेक्शन है। आज हम लोग सेक्शन 50 कर रहे हैं। 49 के बाद 49A है, 49B है जो हम लोग कर चुके हैं, एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट। मुझे लगता है दूसरा तीसरा चैप्टर था। सेक्शन 50 एक बार देख लेते हैं क्या है। वैसे तो सेक्शन 50 में आप लोग सबकी महारत है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताइए, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यूं चल रहा है। आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किस मंथ की है ये कैसे पता लगेगा? आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किस मंथ की है ये कैसे पता लगेगा? हाँ जी, 3B से और 1 से पता चल जाएगा ना, बिल्कुल गलत। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किस मंथ में ड्यू हुआ है ये कैसे पता लगेगा? वो तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई और यस उससे पता यस, चलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई से पता लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। गुड्स का बताएंगे टाइम ऑफ सप्लाई 30 दिन के अंदर है, जिस दिन निकला उसी दिन, जिस दिन रिमूवल ऑफ बिल गुड्स, बना। हाँ, रिमूवल ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए 30 दिन 30 days। और 60 दिन। 30 डेज। यहाँ एडवांस नहीं है, यहाँ एडवांस है। हाँ, यहाँ इनवॉइस का भी कॉन्सेप्ट है। तो हाँ। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हो गया कि टाइम ऑफ सप्लाई से पता लग जाएगा किस मंथ में आपका आउटपुट टैक्स ड्यू हो गया। यस। अगर आपका आउटपुट टैक्स अप्रैल महीने में ड्यू हुआ है तो किस मंथ के 3B में आपको वो लायबिलिटी दिखलानी पड़ेगी? मई, अप्रैल वाले में। हाँ, जिस मंथ में हुआ उसी मंथ में। जिस मंथ में अप्रैल का पीरियड, भले इसको मई में फाइल करना है, लेकिन अप्रैल के पीरियड में आपको अप्रैल के 3B में दिखलाना पड़ेगा। यस और नो? यस यस यस। अप्रैल का 3B आपको भरना पड़ेगा। उसका ड्यू डेट क्या है? 20 में। 20 मई। 5 करोड़ से ऊपर वाले का 20 में। हाँ, 20 में। अब इसका मतलब आपका डिपॉजिट करने का जो टैक्स है उसका ड्यू डेट क्या है? डिपॉजिट ऑफ टैक्स का 20 तारीख 20 तारीख। इसका मतलब जो लायबिलिटी आपकी अप्रैल महीने में, लगातार अप्रैल महीने में लायबिलिटी ड्यू होती जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। जी। 11 तारीख तक आप 1 फाइल कर देंगे। यस। ये ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आ जाएगा जी। और 20 मई तक आपको टैक्स डिपॉजिट कर देना है 3B के थ्रू। करेक्ट है? जी। यानी कि अप्रैल की लायबिलिटी का टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट अपने खाते में लास्ट डेट कब तक मांग रही है? 20 मई तक। 20 मई तक। अब अगर आप 20 मई से लेट करेंगे तो गवर्नमेंट को लेट पैसा मिलेगा। यस। तो अगर आपने ये 3B 30 मई को फाइल किया है, यानी कि 30 मई को गवर्नमेंट को पैसा जमा किया है, तो डिले कितने दिन का हो गया? 21 दिन से लेकर 30 दिन तक, 9 दिन। 20 मई को डिले मानेंगे? नहीं, 20 को नहीं मानेंगे। अगर 20 को ही आप 3B फाइल कर देते हैं तो क्या डिले मानेंगे? ना ना। नहीं। तो आपका डिले काउंट कब से होगा? 21 से 21 से कितने दिन तक? 30। 30 में 30 माइनस 21 कितना हुआ? 9 डे। प्लस 1, 10 दिन का डिले हो गया। यस। राया, हाँ। बीच में एक बात और भूल गया आपको बोलना। अच्छा, एक हाँ याद आ गया। मान लीजिए 20 मई को आपकी लायबिलिटी बनती थी, आपका आउटपुट टैक्स था 100, ITC 0 था। आपको ये 100 रुपया कैश में जमा करवाना होगा जी। पहले आप PMT 06 से कैश लेजर में डालेंगे। यस। आपने कैश लेजर में डाल के छोड़ दिया। जैसे कैश लेजर में डाल के छोड़ दिया, क्या आपसे टैक्स मांगा, इंटरेस्ट मांगा जाएगा? और आपने 3B नहीं करा। जी, मांगा जाएगा। मांगा जाएगा। डिपॉजिट इन कैश लेजर डज नॉट मीन डिपॉजिट ऑफ टैक्स।
ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ टैक्स कैसे पॉसिबल है? ओनली थ्रू PMT 06 ओनली थ्रू 3B। 3B 3B से यूटिलाइज किया लेंगे, हाँ गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। हाँ, तो 3B से ही तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। जी जी। PMT 06 से गवर्नमेंट के पास भले पैसा होता होगा, लेकिन ये कैश डिपॉजिट नहीं है। ठीक बात है। हाँ। एक बात और बताइए आप मुझे, यहां लिखता हूं, आपका आउटपुट टैक्स है 200 रुपए, इनपुट टैक्स क्रेडिट है 150, आपको कैश लेजर में कितना जमा करवाना है? 50। 50। बताइए, इंटरेस्ट किस पे मांगा जाएगा, 200 रुपए पे या 50 पे? 50 रुपीज पे। 50 पे। क्यों 50 पे क्यों मांगा जाएगा? क्योंकि 150 तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मेरा Already- पहले से पड़ा हुआ है। यस, ये 150 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आया पड़ा है, क्योंकि सप्लायर रिसिपिएंट ने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने 3B फाइल कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास तो आ ही चुका है। जी। एज्यूमिंग दैट कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तभी तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि गवर्नमेंट के पास आ चुका है। Yes. जी जी जी। तो सेक्शन 50 क्या ये एज्यूम करके चलेगा कि ये जो आईटीसी आपने क्लेम किया ये राइटली क्लेम्ड है? यस सर। और 50 पे इंटरेस्ट मांगेगा अगर आपने 3B लेट फाइल किया है तो? यस सर। एक बात और बताइए, आउटपुट टैक्स 200, आईटीसी 150, कैश में आपको 50 जमा करवाना पड़ रहा है अप्रैल में, और आपने ये 3B 30 मई को फाइल किया, आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया 10 रुपए 50 रुपए पे। एक साल बाद आपका असेसमेंट होता है या 73 74 होता है, कहता है ये आईटीसी तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए था, डिनाई कर देता है आईटीसी। अब 200 पे लगेगा इंटरेस्ट। अब 200 पे इंटरेस्ट लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगेगा। वो दोबारा से कैलकुलेशन करेगा आईटीसी डिनाई करने के बाद। चलिए, ऐसा कोई केस हमने देखा नहीं है, आप लोगों ने देखा है? अभी तो कुछ आया नहीं है सर। अभी तक कुछ आया नहीं, लेकिन याद रखिएगा आएगा, आएगा। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन निकाला कि पोर्टल पे वो इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होगा। कैसे? गवर्नमेंट को क्या पता, एक मिनट मैं इसको डिलीट करता हूं, गवर्नमेंट को क्या पता जो आपने 3B, मान लीजिए अप्रैल के 3B में जो होता है, अप्रैल नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई, आप जुलाई के 3B में अप्रैल का कोई इनवॉइस छूट गया था जो जुलाई के 3B में डाल रहे हैं, पॉसिबल है? यस। जुलाई का 3B तो आप अगस्त में 20 अगस्त को टाइमली फाइल कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल का इनवॉइस आपका छूट गया था जो जुलाई के 3B में डाल रहे हैं। तो जुलाई का 3B का टैक्स है मान लीजिए 100, अप्रैल का इनवॉइस का टैक्स बनता है 20, टोटल कितना हुआ? 120। बताइए, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, किस अमाउंट पे? 20 रुपए 20 रुपीज पे 20 रुपए पे लगेगा। डेट ऑफ इनवाइस से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे उसमें। रजिस्टर वंस नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं। ये 20 रुपए पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो पहले पीरियड ऑफ डिले बताइए कितना, कहां से कहां? 20 मई से लेके इसमें से यहां से 21 में से लेके 20 नहीं, 21 मई से 20 अगस्त तक। करेक्ट है? अब आप समझिए इस चीज को, आपका टोटल टैक्स आप जुलाई में कितना दिखा रहे हैं? 120 120, ये आपका आउटपुट टैक्स।
आपका जुलाई में आपका आईटीसी था 150 रुपए, तो एडजस्ट कितना हो जाएगा 120। आप कैश में कितना देंगे? पैसे कुछ नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्या तब भी गवर्नमेंट इस 20 रुपए पे इंटरेस्ट मांगेगी? Yes, That- sir. Yes, yes. Yes, sir. that- Yes, sir. मांगेगी हाँ जी, मांगेगी नहीं sir, मांगेगी, क्यों? नहीं अप्रैल मांगेगी। का है ना, हाँ। लाइबिलिटी तो अप्रैल की थी। अच्छा चलिए, लायबिलिटी अप्रैल का भी देख लेते हैं। अप्रैल में आउटपुट टैक्स था 80 रुपए, इनपुट टैक्स क्रेडिट था 150 रुपए, 80 एडजस्ट हो गया, कैश यहाँ 0। मैं अगर यही वाला 20 यहां भी दिखाता तो भी कैश यहाँ पे 0 आता। मांगेगी या नहीं मांगेगी? नहीं मांगेगी सर, इस टाइम नहीं लगेगी। अप्रैल में भी नहीं उन्होंने लगेगी। एक सर्कुलर निकाला है Yes. और उन्होंने कहा है कि जिस मंथ मतलब जुलाई का 3B है, तो जुलाई के 3B में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आईटीसी एडजस्ट कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या। जुलाई का 3B आपने मान लीजिए 30 अगस्त को फाइल किया, अब क्या होगा? आउटपुट टैक्स 100 और ये 20, इनपुट टैक्स क्रेडिट 150 0। एडजस्ट तो यहां भी होगा लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर 0 आएगा, यहां 20 आएगा, तो इस 20 रुपए पे वो इंटरेस्ट मांगेगी। आ रहा है समझ में? लेकिन ये 150 की जगह मान लीजिए मैं इसको 80 कर देता हूं, 80 भी नहीं 70 करता हूं इसको, आईटीसी 70, यहां कितना बचेगा? 30, यहां कितना बचेगा? 20। अब मुझे एक बात बताइए, जुलाई का 3B, जुलाई की लायबिलिटी कितनी है? 100 और आईटीसी 70, बचा कितना? 30। आप फाइल कब कर रहे हैं? 30 अगस्त। 30 अगस्त को। इंटरेस्ट किस 30 अमाउंट पे पे मांगेगी? 30 रुपीज पे 10 days का। 30 रुपीज पे। 30 रुपीज पे मांगेगी। Yes. इस 20 रुपीज पे, Yes. इस पे भी मांगेगी। Yes. Yes. ये 20 किस मंथ का है? अप्रैल का। अप्रैल का। और अप्रैल में ये नजर आ रहा है आपको। उसके बावजूद अप्रैल के ऊपर भी मांग रही है। मांगना चाहिए था या नहीं मांगना चाहिए था? तो आपके पास आईटीसी अप्रैल महीने में सफिशिएंट अवेलेबल था इस लायबिलिटी को भी डिस्चार्ज करने के लिए, तो अप्रैल का लायबिलिटी का उसको मांगना चाहिए था या नहीं मांगना चाहिए था? नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए। सर्कुलर कुछ और कह रहा है। ठीक है यस सर। राया? हाँ Yes, सर। sir. अब एक आखिरी सवाल कि गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कि ये जो आप जुलाई के 3B में जो आप भर रहे हैं उसमें अप्रैल की भी कुछ लायबिलिटी है? ये नहीं पता चल रहा है। GST 1 से GST 1 में आप फाइल कर। 1 से इनवॉइस का डेट मांग Invoice इसके बाद इसका ठीक फाइल किया था, 3B में छूट गया था। तो इन्होंने पोर्टल में एक सिस्टम डेवलप किया है, जब आप एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट लायबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ लायबिलिटी करेंगे तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो पूछता है कि ये जो लायबिलिटी आपने 3B में भरा है उसको आप बाइफर्केशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बाइफर्केशन करना चाहते हैं तो बाइफर्केशन में आपसे पूछ लेगा ये किस मंथ की लायबिलिटी है। जब वो पूछ लेगा ये किस मंथ की लायबिलिटी है तो वो इंटरेस्ट भी ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। अभी हम लोग देखेंगे आपके साथ, मैं पोर्टल में आपको दिखलाऊंगा। ये सेक्शन 50 समझ में आया आपको? हाँ सर। Yes. रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। 18%। पर पीरियड ऑफ डिले आपको बता ही दिया, किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा ये भी बता दिया। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट इक्वल टू 18% इनटू अमाउंट। कौन से अमाउंट पे? नेट पेपर। नेट अमाउंट पे। नेट अमाउंट पे
लेकिन अगर पिछले मंथ का आप इस मंथ भर रहे हैं, किसी और मंथ में भर रहे हैं, तो एज पर सर्कुलर तो उस अमाउंट पे लगेगा, ग्रॉस different अमाउंट पे, ग्रॉस अमाउंट पे। ग्रॉस अमाउंट पे। पोर्टल भी ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करेगा, याद रखिएगा। amount, ग्रॉस पे करेगा। करेक्ट, इनटू पीरियड ऑफ डिले। अब कहानी ये आ गई है, पोर्टल आपका इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट कर रहा होगा, ऑटो कैलकुलेट इंटरेस्ट होगा। आप पे करेंगे? नो, पे नहीं करेंगे तो क्या 3B भरने देगा? यस। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आप पे नहीं करते तो क्या इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी नहीं। मतलब आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी फ्रीज हो चुकी है, ठीक बात है? यस सर। आप इसको आज पे करें या 5 साल बाद पे करें, आपको पेमेंट उतना ही करना है, ठीक बात है? अगर 10 रुपए की लायबिलिटी है इंटरेस्ट की, तो 10 रुपए आज पे करें या 5 साल बाद पे करें, पेमेंट तो 10 ही करना है। और आपको ये सर्कुलर में जो लिखा हुआ है कि आपकी पिछले मंथ की लायबिलिटी अगर आप किसी और मंथ में शो करेंगे तो ग्रॉस पे देना पड़ेगा, एंड यू आर नॉट एग्रीइंग विद दैट, तो आपको तो कोर्ट ही जाना होगा। यस। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी अभी पे ना करें। सेम मंथ का है, जहां पर नेट अमाउंट पे पेमेंट करने दे रहा है तब तो अच्छी बात है। जहां तक ग्रॉस अमाउंट के बारे में बात है, वहां पर आपको उस मंथ में आपके पास आईटीसी भी था, तो पे ना करें वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हेलो सर, इसमें दिक्कत क्या होती है, बहुत लोगों ने स्टार्टिंग में सर ना इंटरेस्ट भरा नहीं बोले सर। इंटरेस्ट बहुत लोगों ने भरा नहीं तभी सर। अच्छा, तो लोगों को क्या लगा, अरे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तुम रिटर्न फाइल कर दो 3D। तो वैसे मेरे क्लाइंट ने भी बोला, अरे तू पागल है, तू इंटरेस्ट क्यों लगा रहा है, कोई लोग इंटरेस्ट नहीं भर रहा है। सर ऐसा थोड़ी है सर, गवर्नमेंट रेवेन्यू कोई छोड़ेगा नहीं सर, आज नहीं तो कल रिकवर करेगा। तो अभी क्या हो गया सर, इंटरेस्ट का लायबिलिटी सर ना अभी 15 लाख 25 लाख लायबिलिटी बन गया सर वो। मतलब डिपार्टमेंट लायबिलिटी कैसे बन गई 15 लाख? जैसे अप्रैल का मेरा 1 लाख था, मई का 2 लाख, जून का 1 लाख, बढ़ गया लायबिलिटी हर महीना। ठीक है, तो ऐसा फिगर बन गया, 22-25 लाख का फिगर बन गया अभी। हाँ, फिर बाद में एक साथ इतना पेमेंट करना मुश्किल हो सकता है। और 25 लाख पेमेंट अब करना मुश्किल है आपके लिए एक साथ। हाँ, एक साथ पेमेंट करना मुश्किल है, सही बात है, सही बात है। करेक्ट करेक्ट, एग्रीड एग्रीड। मैं तो हर महीना भरते गया सर वो इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू थोड़ी छोड़ने वाला है सर। ये प्रोविजन दिया आपको, इंटरेस्ट फिलहाल अभी आपको अलाउ कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन रेवेन्यू छोड़ेगा नहीं गवर्नमेंट कभी। ठीक बात है, एग्रीड। देखिए, एक वीडियो हमने बनाया था, ये जीएसटी पोर्टल का इंस्ट्रक्शन था, वो है सर्कुलर, ये सब नहीं था इसलिए बुक में नहीं डाला हमने। ये जीएसटी पोर्टल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा उसके बारे में। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटेड टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स in doing self assessment, the new functionality of interest calculator is being released in 3B. This functionality will assist taxpayers in calculating the interest applicable for delayed filing of returns. Taxpayers will have to verify and discharge the correct interest liability as per law, as payment of interest is a statutory compliance. तो ये लिख रहे हैं statutory compliance, हम लोग मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये आप अगर इंटरेस्ट का पेमेंट डिले भी करते हैं तो इंटरेस्ट है नहीं। इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, अब देखिए क्या लिखते हैं, द इंटरेस्ट कंप्यूटेड बाय द सिस्टम हैज बीन अलाइंड विद सेक्शन 50, जो अभी आने वाले में आपको देखिएगा अलाइन नहीं है, एज अमेंडेड। कॉन्सिक्वेंटली इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट टैक्स पीरियड, यानी कि जुलाई के 3B में अगर आप जुलाई की लायबिलिटी शो करते हैं and declared in 3B for this period will be calculated only on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger, यानी कि जो कैश से आप पेमेंट करेंगे उसी पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा, दैट इज टैक्स पेड इन कैश प्रेजेंट टैक्स पीरियड का। लेकिन with respect to the liability pertaining to the previous tax periods and paid in the later 3B,
जुलाई के 3B में आप अप्रैल की लायबिलिटी अगर शो करते हैं, the interest will be computed for the entire liability whether paid by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger. आया? Yes, sir. टोटल ऐसे ही काम करेगा। प्रेजेंट पीरियड का प्रेजेंट पीरियड में शो कर दीजिए कैश वाला, पुराना शो करेंगे तो ग्रॉस एंटायर लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट कैलकुलेट होगा। दिस न्यू फंक्शनलिटी विल कंप्यूट द मिनिमम इंटरेस्ट एप्लीकेबल on the basis of the values declared by the taxpayers in 3B for a particular tax period. This system computed interest will be auto populated in table 5.1 of 3B for the next tax period. तो अभी नहीं, next tax period में, जैसे लेट फीस में होता है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स थे। ड्यू डेट क्या है? 20 जनवरी। आपने फाइल कब किया? 25 जनवरी। कितने दिन का डिले हो गया? 5 दिन। ये दिसंबर के 3B में आपने दिसंबर की लायबिलिटी 5 लाख शो की, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट 4 लाख था, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? किस अमाउंट पे? 1 लाख पे? 1 लाख का। क्या आईटीसी यूटिलाइज कर लिया? 1 लाख कैश में दे रहे हैं। जितना कैश में पे कीजिए। ठीक है, तो 18% पर एनम, तो 18% ऑफ 1 लाख इनटू 5 डेज का डिलेड है, तो 5 डिवाइड बाय 365। ठीक बात है। और नेक्स्ट में आपका आईटीसी 5 लाख था, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी 0 बनेगी, भले आपने 3B डिले फाइल किया। ठीक बात है। लेट फीस लगने लगेगा, इंटरेस्ट 0 होगा लेकिन लेट फीस का मीटर चालू रहेगा। अब देखिए दिसंबर के 3B में आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की भी लायबिलिटी शो कर रहे हैं। तो सितंबर का लायबिलिटी आपने किस मंथ में शो किया है? दिसंबर के 3B में। तो दिसंबर के 3B में अगर लायबिलिटी शो किया तो सितंबर का जो लायबिलिटी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? होगा। सितंबर का ड्यू डेट क्या है? 20 ड्यू डेट 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर। और ये सितंबर की लायबिलिटी आपने शो किस मंथ में की है? दिसंबर में। और दिसंबर का आपने 3B किस डेट को फाइल किया है? 20 जनवरी। 20 जनवरी। तो डिले जो काउंट करेंगे वो कहां से काउंट करेंगे हम लोग? सितंबर की लायबिलिटी अगर 3B में आप दिसंबर के 3B में शो कर रहे हैं, 11 अक्टूबर से 20 जनवरी तक। हेलो, अरे कह दीजिए। तो ये 21 अक्टूबर से ना? सॉरी 21 अक्टूबर से 20 जनवरी तक। यस सर। 20 जनवरी डिले होगा। यस सर। 11, 30, 31 और ये 20, 92 डेज का डिले हो गया। यस। सितंबर में आपने आउटपुट टैक्स 5 लाख शो किया था। सॉरी, सितंबर की जो लायबिलिटी है वो कितनी है? 5 लाख। ये 5 लाख आपने कब शो किया? दिसंबर में। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जबकि सितंबर मंथ में आपके पास 5 लाख रुपया का इंटरेस्ट आईटीसी पड़ा हुआ था, उसके बावजूद एंटायर लायबिलिटीज 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यस। 18% ऑफ 5 लाख, 92 डेज डिवाइड बाय 365। यस और नो? यस। अक्टूबर महीने का पीरियड ऑफ डिले कब से काउंट करेंगे? 21 नवंबर। 21 नवंबर से कब तक? 20 दिसंबर। 20 जनवरी। यस। लायबिलिटी आपने दिसंबर मंथ में कैलकुलेट शो की है, तो अक्टूबर का एंटायर लायबिलिटी पे 4 लाख पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, इवन इफ यू हैड एन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 4 लाख। सिमिलरली नवंबर मंथ की लायबिलिटी आपने दिसंबर के 3 में शो की है, तो पीरियड ऑफ डिले इसका 21 दिसंबर से 20 जनवरी कैलकुलेट कर लेंगे, और 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इवन इफ यू हैड ए क्रेडिट ऑफ 1 लाख। अगर मैं ये चारों महीने का टोटल आउटपुट टैक्स देखूं तो वो 16 लाख आता है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट चारों महीने का देखता हूं तो भी 16 लाख आता है। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट तो 0 बनना चाहिए आपका। यस सर।
लेकिन जीएसटी पोर्टल ने अपनी कहानी शुरू कर दी है। ठीक बात है। चलिए सर फर्स्ट पेज पर दिखलाई ना सर, फर्स्ट पेज। राजीव जी, आपका माइक ठीक से काम नहीं कर रहा। मेरे को फर्स्ट पेज मैंने 3B खोला, मुझे तो अभी आगे बढ़ने नहीं देगा क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। ये जब आप प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, सब कुछ भर उर देंगे, फिर वो जो आप बाद में एक विंडो खुलेगा जहां पर वो पूछेगा कि आप इसको बाइफरकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो पूछता है। आप अब 3B जब आप भरेंगे, आप लोग पिछले मंथ का 3B आपने भरा था या नहीं भरा था? हेलो। यस सर। हाँ, उसमें आपको नजर नहीं आया? नहीं आता है सर। आता है ना? आप लोगों को इंटरेस्ट आया बाइफरकेशन करने के लिए आता है? आता है। इंटरेस्ट बाइफरकेशन करने के लिए नहीं, पॉपअप विंडो लायबिलिटी बाइफरकेशन करने के लिए आएगा। हाँ वो आता है। अच्छा, देखिए, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल हमें दिख रहा है। ये वाला आता है लेकिन ये देखा नहीं मैंने। हाँ, नो, ये वाला बटन आएगा। यस यस, ये ख्याल किया मैंने। हमने बाइफरकेट किया नहीं, इसलिए नो डाटा फाउंड। अगर बाइफरकेट किया होता तो ये बता देता मेरे को। मैंने ठीक एक है? दिन क्लिक किया था। हाँ ठीक है, इसमें आता है। चलिए, अब मैं लॉ पढ़ता हूँ आपके साथ। ये तो हो गया। और लॉ में एक बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा ये ढूंढने की कि उन्होंने जो पोर्टल में इंप्लीमेंट किया है, ऐसा ही क्या लॉ बोलता है। और अगर ऐसा बोलता है फिर तो ठीक है। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट thereof to the government within the period prescribed, लेकिन fails to pay the tax or any part thereof, any part कब पॉसिबल है? जुलाई के 3B में मुझे टैक्स लायबिलिटी 1 लाख शो करना था, लेकिन मैं 80,000 ही शो कर पाया। मैं इसको नेक्स्ट अगस्त के 3B में बाकी 20,000 शो करता हूं। तो क्या ये जो लिखा हुआ है और एनी पार्ट देयर ऑफ सेटिस्फाई होगा? फेल्स टू पे द टैक्स का मतलब क्या हुआ? जितना टैक्स मैंने 3B में शो किया उतना मैं टैक्स नहीं जमा किया, यही मतलब हुआ? Yes. और जितना 3B में शो किया है, मान लीजिए 80,000 शो किया और मैं 60,000 ही पे करता हूं, इज इट पॉसिबल? Possible है। नहीं नहीं ये नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या निकालूं? 1 में और 3B में अगर कोई डिफरेंस रह गया, यस, 1 और 3B में अगर कोई डिफरेंस रह गया, 1 में मैंने लायबिलिटी शो कर दी है 1 लाख, 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आया 1 लाख, मैंने इसको काट के 80,000 कर दिया। तो और एनी पार्ट देयर ऑफ पॉसिबल है ये? यस। चलिए ठीक है। टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? जो रूल में लिखे हैं 20 तारीख तक हर मंथ के। 20 और 24 5 करोड़ 22 24 22 और 25, 22 24 25 सॉरी 22 और 24, और PMT 06 वाला जो QRMP स्कीम है, उनके लिए कोई इंटरेस्ट है? 25 तक, उसके बाद है 25 के बाद है। इसको अगर मैं डिले फाइल करूंगा तो कोई इंटरेस्ट है? हाँ नहीं है। PMT 06 को डिले फाइल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ये तो चालान है ना सर। चालान है, यस, ना लेट फीस है। Shall for the period for which tax or any part thereof remains unpaid, क्या कह रहा है? Shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, यानी कि 1 और 3B का मिसमैच हो, या आपने 3B ही लेट फाइल किया हो। पे ऑन हिज ओन इंटरेस्ट एट सच रेट, जो 18% पर एनम उन्होंने बताया है नोटिफिकेशन थ्रू, एज में भी नोटिफाइड है, इसलिए नोटिफिकेशन के थ्रू 18% बताया, बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक बात है। बट फेल्स टू पे द टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ?
मेरा 100 रुपया टैक्स बनता है, आईटीसी 20 रुपया है, तो 80 रुपया वो कितने रुपए पे इंटरेस्ट मांग रहा है? 80 पे। नहीं, इसको पढ़िए, वो तो what पूरे में fails मान to रहा है, pay वो तो tax, पूरे बोल रहा है, पूरे पे फेल्स टू मांग पे। रहा हाँ। है ना? Yes. तो ये पूरे पे टैक्स मांग रहा है। फिर हाय हल्ला हुआ, गवर्नमेंट को समझाया गया कॉमन सेंस, बोला सर आईटीसी तो आपके पास पड़ा हुआ है हमारा, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करके इस पे आप इंटरेस्ट क्यों मांग रहे हैं जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तब Yes. गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया। अब प्रोवाइजो पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मुझे वो ग्रॉस और नेट में जो पिछला और अगला इंस्ट्रक्शन जीएसटी पोर्टल में वो मुझे समझ में आ सके। Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period. Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period. इसका मतलब जिस महीने में जो आउटवर्ड सप्लाई की है उस पर बना टैक्स। किसी टैक्स पीरियड में जो मैंने टैक्स पेबल शो किया है, यही मतलब हुआ। जी। मैं दिसंबर का 3B में फाइल कर रहा हूँ, दिसंबर के 3B में जो मैंने टैक्स शो किया है, पुराना नया इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39। यानी कि अगर ये 3B मैंने 39 के ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, यानी कि 20, 22 या 24 के बाद, except where such return is furnished, except को बाद में पढ़ता हूँ, provisions of section 39 shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। अगर टैक्स पेबल मैंने जितना 3B दिसंबर के 3B में शो किया और दिसंबर का 3B मैं अगर 20, 22, 24 के बाद फाइल करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो मैं कैश लेजर के थ्रू पे कर रहा हूं। ठीक बात है? यहां पर आपको कहीं भी लगता है इन्होंने कहीं डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है? नहीं। जो उन्होंने पोर्टल में कर रहा है वो है नहीं, लॉ में नहीं लिखा हुआ है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73, 74 in respect of the said period। यानी कि अगर किसी दिसंबर 3B का अगर आपका 73 या 74 शुरू हो चुका है और इसके शुरू होने के बाद अगर आप दिसंबर का कोई इंटरेस्ट पे करेंगे तब तो ग्रॉस पे ही लगेगा। ठीक बात है? ग्रॉस पे ही लगेगा और उस समय 24% लगेगा, ऐसे 18% लग रहा है। उस वक्त 24% कहां से आ रहा है राजेश जी? इसी में उन्होंने नीचे एक नोट जोड़ रखा है ना, कहीं नहीं, कहीं नहीं। दूसरी बात जो हमने डिस्कस किया था कि आउटपुट टैक्स 100, इनपुट टैक्स क्रेडिट 20, कैश से हमने पेमेंट किया 80, बाद में मेरा अगर आईटीसी डिनाई होता है तो मुझसे इंटरेस्ट 100 रुपए पे मांगा जाएगा, 100 पे 18% से 18%। ऐसी कुछ बातें यहाँ लॉ में नहीं लिखा हुआ, याद रखिएगा। ये तो हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा के बोल रहे हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहता है भैया शैल बी लेवाइड ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसको अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस लाइन के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73, 74। यानी कि 73, 74 का अगर प्रोसीडिंग शुरू हो जाता है तो हो सकता है आपका आईटीसी डिनाई कर दे और ग्रॉस लायबिलिटी पे आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है। यहाँ पे सर एक चीज और है, हाँ, ये जो प्रोविजो लिखा हुआ है, हाँ। ये कह रहा है अगर इन दो शर्तों पर 18% ग्रॉस पर देना होगा सेस पे नेट। फिर से कहिए। प्रोवाइजो प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आपने टैक्स पीरियड में जो टैक्स लायबिलिटी शो की है वो 39 के ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो नेट पर है यार, कैश लेजर पे देना होगा। हाँ तो नेट पर है। लेकिन हाँ, अगर 73, अगर 74 की अगर प्रोसीडिंग है हाँ, तो वहां पे ग्रॉस पे आ जाएगा। करेक्ट, Yes, yes. करेक्ट।
अच्छा, ये इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो नेट पे देनी है, ये किस डेट से एप्लीकेबल है? ना डेट लिखी है नीचे। 2017 से। हाँ, इन्होंने जो है पीछे से लागू किया। यस, रेट्रो इफेक्टिव है। हाँ, राइट। तो आज के डेट में अगर ये आया कब था, देखिए 7 और 8 आप देखेंगे तो ये फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट होके आया था ये। राइट। ठीक है, पहले 2019 में आ गया था ये, यानी कि 1 सितंबर 2020 से इफेक्टिव किया गया था इसको। जब फाइनेंस एक्ट 2019 आया था तब गवर्नमेंट ने कहा था घबराइए मत, हम कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपसे ग्रॉस पे नहीं मांगेंगे 1 सितंबर 2020 से पहले का। तो उन्होंने फिर से एक फाइनेंस एक्ट, क्योंकि जब ये फाइनेंस एक्ट 2019 आया था वहां पर वो लिखना भूल गए थे इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। फिर उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट किया 2021 में, वहां पर उस फाइनेंस एक्ट में लिखा स्पेशली कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तब जाके यहां लिख दिया। ठीक है। Yes. दूसरी बात, जब ये 2019 में आया तो उन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया था और उन्होंने एश्योर किया था कि हम कोई रिकवरी ग्रॉस पे नहीं करेंगे। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। उन्होंने एक नीचे, आप जो सबसे नीचे आपने जो फुटनोट लगाया है, हाँ, वहां पे उन्होंने देखिए लिखा है कि हैज बीन रॉन्गली अवहेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। नहीं वो तो करेंगे। अरे राजेश जी, आप आईटीसी कहां पहुंच गए? आईटीसी में करेंगे, अभी तो हम लोग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, Yes. चलिए अब आते हैं आईटीसी पे इंटरेस्ट कितना है। मैं पहले कुछ पूछूंगा, और मैंने बहुत सारा एक बेस फाउंडेशन क्रिएट कर दिया था। मुझे एक बात बताइए, आईटीसी अवेल करना और आईटीसी यूटिलाइज करना टू डिफरेंट थिंग है। यस। आप आईटीसी अवेल कहां करते हैं? 3B के द्वारा। 3B. और यूटिलाइज 3B के द्वारा। और DRC 03 के द्वारा। DRC 03। Yes. करेक्ट है। अभी DRC 03 के द्वारा, DRC 07 के द्वारा यूटिलाइज कर सकते हैं। DRC 07 के द्वारा। अच्छा, आईटीसी अवेल 3B प्लस आईटीसी के कुछ फॉर्म्स भी हैं, आईटीसी 01, 02। हाँ, यस। ठीक है, इसको भी एक बार छोड़ देते हैं। अब हम लोग 3B में अवेल, 3B में यूटिलाइज। ठीक है, अब जब ऑपरेशन समझते हैं 3B का, 3B में आईटीसी कहां से आता है आज के डेट? आज की डेट में 2B से। 2B से आता है। 2B से आ जाएगा। Yes. 2B से जब 3B में आ गया, जब तक आप 3B में सेटिंग ऑफ लाइबिलिटीज नहीं करेंगे तब तक आईटीसी ना अवेल कर पाएंगे ना यूटिलाइज कर पाएंगे। यस सर। यस। अब मुझे एक बात बताइए, आपने आईटीसी अवेल किया 20 लाख, पॉसिबल है? आपकी आउटपुट टैक्स है 20,000, आईटीसी यूटिलाइज कितना होगा? 20,000। इंटरेस्ट किस पे मांगना चाहिए? मान लीजिए 20 ये है पे। रॉन्ग अवेलमेंट, आपको सिर्फ आईटीसी अवेल करना था 50,000 का, आपने गलती से बटन दबा के 20 लाख कर दिया। लेकिन आपकी आउटपुट टैक्स थी 20,000, यूटिलाइज हुआ 20,000। इंटरेस्ट किस पे मांगना चाहिए, रॉन्ग अवेलमेंट पे या रॉन्ग यूटिलाइजेशन पे? रॉन्ग यूटिलाइजेशन। रॉन्ग यूटिलाइजेशन पे। ये जो लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रॉन्ग अवेलमेंट पे वो आईटीसी इंटरेस्ट मांग रहा है। पढ़े एक बार। A taxable person who makes an undue or excess claim of ITC, यूटिलाइजेशन की कहीं भी बात कर रहा है ये? ना। undue और excess claim of ITC अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 10, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता था 1, 2, 3 जी।
और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 10। अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था 1 2 3। यानी कि अगर आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है या आपने आउटपुट टैक्स कम किया है, shall pay interest on such undue or excess claim or on such undue or excess reduction at such a rate, यानी कि 24% per annum as may be notified। तो बताइए एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी पे इंटरेस्ट मांग रहे कितना? 24%। 24%। तो लोगों ने बताया गवर्नमेंट को, सर मैडम कि हमने सिर्फ क्लेम ही तो किया है, यूटिलाइज थोड़ी किया है। क्लेम आप ज्यादा क्यों कर रहे हैं? जेन्युइनली आप क्लेम ज्यादा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कुछ क्लेम ज्यादा क्यों हुआ है। पहले क्लेम ज्यादा और यूटिलाइज क्यों हुआ ये बताता हूं आपको। देखिए क्या करते थे लोग। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तरह तरह के बिजनेसमैन है, तरह तरह का बिजनेस साइकिल भी है, तरह तरह की इंडस्ट्री, अलग अलग चीजें होती रहती है जो हम लोग सोच नहीं सकते, वो भी होता है। अप्रैल में मेरा आउटपुट टैक्स बना मान लीजिए 20,000 का, और मुझे जेन्युइनली आईटीसी था मेरा 5 लाख का। कैश में मैं कितना पेमेंट करूंगा? आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 4,80,000। मई में कोई बिजनेस नहीं हुआ, जून में कोई बिजनेस नहीं हुआ, पॉसिबल है ना? परचेज है ना सेल है। अप्रैल में इतना हुआ था, जुलाई में जाके मेरा सेल बन गया, सेल के ऊपर जो टैक्स बन गया वो मान लीजिए बन गया 18 लाख। ऐसा वो प्रोडक्ट 18 लाख टैक्स बन गया। अब बताइए आईटीसी मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 480 पुराना, और 20,000 और बन गया कितना? 5 लाख। मुझे 13 लाख कैश में देना पड़ेगा। ठीक बात है। जुलाई का मैं कब फाइल कर रहा हूं? जुलाई का 3B में कब फाइल कर रहा हूं? अगस्त 20 अगस्त को। हेलो, 20 अगस्त को मेरे पास 6 अगस्त को एक परचेज आया जिसके ऊपर आईटीसी है 6 लाख, या 6 लाख का नहीं 16 लाख का। बताइए मैं क्या करूंगा? पुराना बता रहा हूं आपको, जब 2B से आना होना वो सब नहीं था। मैं क्या करूंगा कि मुझे कैश में 13 लाख न देना पड़े? अरे बताइए, बहुत सिंपल है। मैं 3B में आईटीसी बढ़ा दूंगा, अगस्त का दिखा देंगे। जुलाई के 3B में मैं आईटीसी ही बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे अगस्त में तो मिल ही रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो 16 लाख मुझे, मैं इतना आईटीसी बढ़ा दूंगा। यहाँ पर 5 लाख ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं 11 लाख और ले लूंगा। ये 11 लाख का आईटीसी किस मंथ का मिलना चाहिए था? किस मंथ की एलिजिबिलिटी थी? अगस्त, सितंबर, अगस्त का। मैंने क्लेम कब कर लिया? अवेल कब कर लिया? जुलाई में। क्लेम कब कर लिया? जुलाई में। मुझे यहाँ कैश 0 देना पड़ा। हेलो, अगस्त में जाके मैं उतना आईटीसी कम क्लेम कर लूंगा। अगस्त के 3B में उतना आईटीसी कम कर दूंगा, यानी कि 16 लाख की जगह 11 लाख में पहले ले लिया, 5 लाख और क्लेम करूंगा। अरे आया आइडिया में दम था। सर। लोगों ने किया, क्यों किया? 11 लाख ये होता है कि मैं बैंक जाता, लोन लेता, किसी प्राइवेट पार्टी से लोन लेता, इससे अच्छा मैं 24% पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट दे देता हूं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा बहुत किया लोगों ने। ये तो मैंने बताया, कुछ लोगों ने तो एम ही ले लिया।
बैंक से यस सर, बाद में रिवर्स करके हाँ बाद में रिवर्स कर देंगे, इंटरेस्ट ही तो लगेगा, Yeah. दे देंगे। नहीं तो प्राइवेट लोन लेने जाओगे तो 36% पर एनम, बैंक वाला गवर्नमेंट 24% मांग रही है, अब तो इफेक्टिव रेट 18% होने वाला है। अब बैंक से लोन लेने जाते हैं बिजनेस का, कितना 15%? 15% प्रोसेसिंग चार्ज है, ये वो सब मिला के Processing तो ही charge। गया। है ना? तो 18 तो ऐसे ही पहुंचा देंगे सब। गवर्नमेंट का टैक्स ज्यादा फायदेमंद है इसके मतलब। है ही है। चलिए अब आइए, अब इन्होंने अब कहानी समझिए। गवर्नमेंट को जब समझाया गया या गवर्नमेंट खुद ब खुद समझी कि ये जो आईटीसी है जब तक मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा तब तक मेरे पड़ा ही हुआ है उसमें, तो रॉन्ग यूटिलाइजेशन से गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलता है कैश में। यस। अच्छा पहले ये बताइए, गवर्नमेंट के लिए क्या आईटीसी टैक्स है? आईटीसी तो है तो टैक्स ही एक प्रकार से। देखिए मैं नहीं आप समझिए, 100 + 18 = 118। हाँ, गवर्नमेंट ने इसको कितना दे दिया? 18 दे दिया। और 18 गवर्नमेंट अब कह रही है कि हम रिसिपेंट को या तो वापस करेंगे या एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के लिए ये जो 18 रुपया आया है, ये तो गवर्नमेंट को भी पता है ये जाने वाला है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ। गवर्नमेंट के पास जो पैसा कैश में आता है एक्चुअली में टैक्स तो वही है। यस जो C+S का आता है जिसमें क्रेडिट कोई क्लेम नहीं कर रहा होता, वही तो गवर्नमेंट का असली टैक्स होता है। नहीं वो तो ठीक है, एट लास्ट में विथ इंटरेस्ट इनको वापस गवर्नमेंट को ही जाता है लास्ट पॉइंट पर। हाँ ये बात भी है, चलिए इस पॉइंट को डिस्कस। विथ ब्याज गवर्नमेंट को मिल रहा है, बढ़ा के मिल रहा है। चलिए तो गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई जो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ, इफेक्टिव होगा तो 1 जुलाई 2017 से होगा और 24% 18% हो जाएगा। तो देखिए अब गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किया। वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। पहले वहां पे और था एंड की जगह। अरे न कभी नहीं था राजेश जी, आप शुरू से यही बोल रहे, कहां था? देखिए पहले मैचिंग का कॉन्सेप्ट था, ये देखिए अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी। और सर यहाँ बीच में देखिए अनड्यू और नहीं दोनों का बात तो एक ही है राजेश जी। हाँ। Undue और excess। ये एक्सेस क्लेम कीजिए, बेसिकली ये रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी का बात कर रहा है ना? अब ये बात कर रहा है रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइज्ड। हेलो, रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइज्ड। पहले यूटिलाइज के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, अब ये बात कर रहा है कि आपने रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइज्ड। The registered person shall pay interest on such ITC wrongly availed and wrongly utilized at such rate not exceeding 24%, ये 18% होने वाला है। As may be notified by the government on the recommendation of council, interest shall be calculated in such manner as may be prescribed। ठीक है? तो we completed it। 50 हमने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3। अच्छा एक बात और बता दीजिए, आईटीसी की एलिजिबिलिटी कब? अप्रैल मई जून जुलाई। जैसे आउटपुट टैक्स किस मंथ का, वो टाइम ऑफ सप्लाई से पता लगता है। आईटीसी किस मंथ का, वो किस सेक्शन से पता लगेगा? 16 2 से, जहां पर वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब होगा। ठीक है, चलिए तो उससे पता लग जाएगा रॉन्गली अवेल्ड किस हुआ या नहीं हुआ। सॉरी, ये सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है, ये गवर्नमेंट का इंटरनल है। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स।
Rule 85 इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर कौन पढ़ेगा? हाँ, Payment of tax rules. Rule 85. Electronic liability register. 1. The electronic liability register is specified under section 49 subsection 7 shall be maintained in form PMT 01 for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee, or any other amount on the common portal, and all amounts payable by him shall be debited to the said ledger register. हाँ, तो डेबिटेड का मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ा देगा वो। जी। Second, the electronic liability register of the person shall be debited by A. The amount payable towards tax, interest, late fee, or any other amount payable as per the return furnished by the said person. कौन सा रिटर्न, 1 या 3B? 3B. 3B. B. The amount of tax, interest, penalty, or any other amount payable as determined by a proper officer in pursuance of any proceedings under the act as ascertained by the said person. अच्छा, ये जो प्रॉपर ऑफिसर जो आपकी लायबिलिटी पीएमटी 01 में लायबिलिटी बढ़ाएगा तो कौन से फॉर्म से बढ़ाएगा? वो DRC 07 से बढ़ा देगा। DRC 07 से। ठीक है, एक नंबर लिख ले। DRC 07 से बढ़ा देगा। और टैक्स पेयर बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा? टैक्स पेयर तो 3B के थ्रू बढ़ा सकता है। GSTR 3B। चलिए, सी द अमाउंट ऑफ टैक्स 42 43 अब तो डिलीट ही हो गया। 42 43 रूल्स। हाँ, यस मैचिंग कॉन्सेप्ट समाप्त। 50 रहेगा बस, केवल 50 रहेगा। तो ये आपको डिलीटेड हो गया नोटिफिकेशन आएगा आने वाला जी। तो उसमें हाँ। जहाँ 42 और 43 का रेफरेंस मिलेगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओमिटेड कर देंगे। तो मैंने पहले ही कर दिया। See the amount of tax and interest payable as a result of mismatch under section 42 or section 43 or section 50 or D. Any amount of interest that may accrue from time to time. कौन सा इंटरेस्ट एक्रू करता रहेगा टाइम टू टाइम? जो हम पेमेंट नहीं करेंगे टैक्स का उस पे लगने वाला इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, आगे। 2, 3 subject to the provisions of section 49, section 49A and section 49B, payment of every liability by a registered person as per his return shall be paid by debiting the electronic credit ledger maintained as per Rule 86 or the electronic cash ledger maintained as per Rule 87, and the electronic liability register shall be credited accordingly. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर कम कैसे होगा? वो हमारे 3B के द्वारा कम हो जाएगा जब पेमेंट क्रेडिट लेजर, मतलब क्रेडिट लेजर का ITC यूटिलाइज करके और कैश लेजर। जी ठीक है, ऑब्वियसली 3B माध्यम है। ये पढ़िए। 4. The amount deducted under section 51 or the amount collected under section 52 or the amount payable on reverse charge basis or the amount payable under section 10, any amount payable towards interest, penalty, fee। अच्छा, इसको और पहले ये इतनी सारी जो लाइबिलिटी है करीब 4 है, TDS, TCS, रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन, इसका पेमेंट कैश से होगा या क्रेडिट से होगा? जब भी होगा कैश से होगा। पढ़िए आगे। Any amount payable towards interest, penalty, fee, or any other amount under the Act shall be paid by debiting the electronic cash ledger maintained as per Rule 87, and the electronic liability register shall be credited accordingly. ठीक है, कितने पेमेंट है? TDS, TCS 2, 3 रिवर्स चार्ज, 4 कंपोजिशन, 5 इंटरेस्ट, 6 पेनल्टी, 7वां फीस और 8वां एनी अदर अमाउंट। ये सारा का सारा कैश लेजर से ही होगा। ठीक है जी। हाँ। Number 5. Any amount of demand debited in the electronic liability register shall stand reduced to the extent of relief given by the appellate authority or appellate tribunal or court
and the electronic tax liability register shall be created accordingly. इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए 74 में आपका DRC 07 आ गया और डिमांड रेज कर दिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपया से आपका लाइबिलिटी रजिस्टर डेबिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस 1 लाख हो जाएगा। आप अपील में चले गए, अपील में आपको रिलीफ मिल गया और 1 लाख रुपया का जो डिमांड है वो डिलीट कर दिया गया। डिलीट नहीं करेंगे, वहीं उसमें रिड्यूस कर देंगे। मतलब अपील में आप जीत गए, हाँ हाँ डिमांड नहीं है, बनता है, मतलब अपील में डिलीट कर दिया गया। हाँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में ये जो अपील वाला है ये ऑफिसर के पास जाएगा, फिर ऑफिसर ही इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जीएसटी पोर्टल थोड़ी है, ये तो सिर्फ ऑर्डर देता ऑफिसर को, भैया रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो एनी अमाउंट ऑफ डिमांड डेबिटेड शैल स्टैंड रिड्यूस, कब रिड्यूस होगा, जब कोर्ट अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा। हाँ, या तो स्टे तो हो ही जाता है तो भी माइनस में आएगा। चलिए 6, the amount of penalty imposed or liable to be imposed shall stand reduced partially or fully, as the case may be, if the taxable person makes the payment of tax, interest, and penalty specified in the show cause notice or demand order, and the electronic liability register shall be created accordingly. ठीक है, पे कर देंगे तो कम हो जाएगा। 7, a registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic liability register, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter through the common portal in form GST PMT 04. ठीक है। Explanation: for the purpose of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected, or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that the shall be file an appeal. That he shall not file an appeal. ये कह क्या रहा है? For the purposes of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected, or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal. अब रिफंड किस चीज का क्लेम कर रहे हैं? इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर का हो सकता है, कैश लेजर का हो सकता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड के बारे में बात नहीं कर रहा है ये। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। हाँ ठीक। तो हम लोग रिफंड के बारे में बात कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स के रिफंड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ है ना? हाँ। इसका मतलब हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो अच्छा, DRC 03 से भी तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी। हाँ, ये हमने लिखा कहाँ है? ये पिछले बार हम लोग जब डिस्कशन किए थे, नहीं पोर्टल दिखाए थे, ऊपर में नहीं लिखा। यहाँ GSTR 3B ऑब्लिक DRC 03 और कोई तरीका है? ना 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 ना। ये लाइन एक बार समझना होगा, ये कह क्या रहा है। ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट, अगर कोई अपील आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, एक मिनट, ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट, मैंने 1 लाख रुपए की ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे किया और ऑब्वियसली DRC 03 से पे किया, तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में 1 लाख रुपया जमा। अब मैं इसका रिफंड मांग रहा हूं, और मैं अगर इसका रिफंड मांग रहा हूं और मैं केस हार जाता हूं, for the purposes of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected, or the claimant gives an undertaking. ये क्लेरिफाई करना क्यों चाह रहा है? रिफंड मैंने इसका मांगा, और रिफंड जब मैंने इसका मांगा और मेरी अपील खारिज हो गई, अपील ही खारिज हो गई, अपील खारिज हो गई, तो ये भी डीम्ड खारिज मान लिया जाएगा, रिफंड भी। रिफंड में डीम खारिज मान लिया जाएगा, या फिर क्लेमेंट बोलेगा ठीक है मैं अपील में जाऊंगा नहीं, तो भी डीम खारिज मान लिया जाएगा। हाँ, तो भी डीम्ड खारिज मान लिया जाएगा। लिख क्यों रहे हैं ये तो ठीक है, ये तो सबको पता है।
इसमें कुछ पंगा हुआ था क्या? हम्म क्यों रहा है ये? चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर इज फॉर रिटर्न रिलेटेड, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और अदर अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग लाइबिलिटी ड्यू टू कंपोजिशन स्कीम या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पॉसिबल है? हाँ हाँ other than return related, reduction or enhancement due to decision of appeal, rectification, revision, review, etc., refund of pre-deposit, ये हमें डिस्कस करना था। पेमेंट मेड अगेंस्ट शोकॉज नोटिस और एनी अदर वॉलंटरी पेमेंट्स। पहले मैं ये प्री डिपॉजिट की कहानी डिस्कस करता हूँ, ये रह गया है। मुझे एक बात बताइए, मुझे अपील फाइल करने के लिए मुझे 10% डिपॉजिट करना पड़ता है? हाँ 10% ऑफ टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, डिस्प्यूटेड टैक्स। 10% ऑफ टैक्स डिपॉजिट करना, डिस्प्यूटेड टैक्स। डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट नहीं, पेनल्टी नहीं, ठीक है। अब मेरा सी की लायबिलिटी 100 है, एस की लायबिलिटी 100 है, तो मैं 10% इसका 10% इसका, तो बेसिकली मुझे 20% डिपॉजिट करना पड़ रहा है। ठीक बात है। मेरे पास आईटीसी पड़ा हुआ है 2000 रुपया और मुझे 20 रुपया जमा करना है, तो मैंने क्या किया, आईटीसी यूटिलाइज कर लिया और जमा कर दिया। इज इट पॉसिबल? कैन आईटीसी बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट टैक्स? बताइए। सर आवाज ब्रेक हो रही थी मेरे पास। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, कैन आईटीसी बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट टैक्स? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी 49 subsection 4, the amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards tax. मेरी आवाज What about pre deposit? अरे बताएंगे। Yes, sir. So High Court holds input tax credit cannot be utilized for payment of pre deposit under GST. तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अदर देन रिटर्न रिलेटेड, रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट जब भी पेमेंट होगा ऑलवेज इन कैश होगा। हेलो, लाइबिलिटी रजिस्टर में ऐड होगा और वो, अच्छा ये प्री डिपॉजिट का टैक्स में जब अपील में जाता हूं तो क्या लाइबिलिटी रजिस्टर में ऐड हो जाता है? ये और ऐड होता तो कैसे डिपॉजिट होता? लाइबिलिटी रजिस्टर में ऐड होता नहीं तो सर, ये तो रिफंड हो जाएगा ना। नहीं नहीं, पहले तो ये लाइबिलिटी रजिस्टर में ऐड होगा या नहीं होगा? होना भी चाहिए, नहीं तो और कहाँ। और मैं अगर प्री डिपॉजिट करता हूं तो कहीं ना कहीं तो पोर्टल में जाके रखेगा ना। ये प्री डिपॉजिट का अलग लेजर तो बना हाँ नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली ये ना, लाइबिलिटी ना, नहीं जाएगा। हाँ उतना माइनस दिखाएगा। हाँ, रिफंड लूंगा तो माइनस हो जाएगा, डिपॉजिट करूंगा लाइबिलिटी मतलब बढ़ जाएगी। हाँ तो अपील फाइल हाँ करते ये काम आएगा, वो वहां नजर आना चाहिए। चलिए कल मिलते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ डिस्कशन? चलिए फिर मिलते हैं आपसे।